नमस्कार मित्रों, इवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी विषय को पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी विषय में हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पिछली 2 कक्षाएं इस विषय पर हो चुकी हैं। आज यह आखिरी कक्षा है जो केंद्र राज्य संबंधों पर निर्भर होगी। केंद्र राज्य संबंध केंद्र राज्य संबंध हम जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध हमारे संविधान के भाग 11 में पार्ट 11 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई है। अब आइए, इसके पहले हमने ढेर सारी चीजों को पढ़ा जो केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, समवर्ती सूची में कौन कौन से ऐसे प्राविधान है, आपातकाल स्थितियों में कौन से प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान क्या है, उसके बाद आपके प्रशासनिक प्रावधान क्या है, विधायी प्रावधान क्या है। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद अब हमारा अगला है कि केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व का वितरण कैसे हो। तो 2 संविधान संशोधन इस पर महत्वपूर्ण है। एक 80वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2000 में हुआ था और दूसरा 88वां संविधान संशोधन जो 2003 के द्वारा केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे को लेकर किया गया था। अब इसमें क्या किया गया था? व्यापक परिवर्तन किए गए थे। कौन कौन से परिवर्तन थे? तो जो 80वां संविधान संशोधन था उसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। 80वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2000 में हुआ था वो क्यों लागू किया गया? 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। और आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय दरों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय को 29% राज्यों को मिलना चाहिए। मतलब जो केंद्रीय कर मान लीजिए कि मिल रहा है, CGST है या इतने जो केंद्रीय कर है जो 100% वसूली होता है उसमें राज्यों को 29% मिलना चाहिए। यह हमारे 10वें वित्त आयोग की सिफारिश थी जिसको लागू करने के लिए 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ था। इसे अवमूल्य की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया और 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। यह सारी बातें हुई। अब 88वें संविधान संशोधन से एक नया अनुच्छेद 68 क जोड़ा गया। 2 अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ था। एक 80वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? तो जो 10वां वित्त आयोग था उसकी रिपोर्ट को प्रभावी करने के लिए आया था, 1996 से प्रभावी हुआ। दूसरा था हमारा 88वां संविधान संशोधन। इससे क्या हुआ? 68 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो कर सेवा से है, टैक्स सर्विस। अब इसने केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट किया, 92 ग जोड़ा जिस पर सेवाओं पर कर। अब पूछ लेगा कि सेवाओं पर कर किस संविधान संशोधन के तहत हमारे केंद्रीय सूची में प्रविष्ट 92 ग के तहत जोड़ा गया। तो 88वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक। अब राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान, ये तो जो केंद्र को कर मिलता है उसमें राज्यों की सहभागिता क्या हो उसके लिए यह बात हुआ था, कर राजस्व का वितरण। अब आगे देखते हैं कि राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान क्या है। मतलब केंद्र राज्यों को सहायता के लिए किस प्रकार के अनुदान देता है। देखिए, विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत संसद आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो अनुच्छेद 275 के तहत संसद राज्य को अनुदान उपलब्ध कराए। हमारा ठीक। विवेकाधीन अनुदान क्या होता है? जो अपने विवेक के अनुसार दिया जाता है कि यहाँ इस चीज की जरूरत है तो हमें इस राज्य को यह अनुदान देना चाहिए। राज्य किसी आपदा से गुजर रहा है, किसी वित्तीय संकट से गुजर रहा है या वित्त की आवश्यकता है राज्य को अपने चीजों को बढ़ाने के लिए। तो लोक योजनागत लक्ष्यों के लिए अनुच्छेद 282। अन्य अनुदान क्या है? यह संविधान में अन्य तरह के अनुदान की व्यवस्था करता है किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। अन्य अनुदान अल्प अवधि के लिए होता है, जैसे जूट एवं जूट उत्पादों पर जो अनुदान दिया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। अब कुछ अनुदान का कब प्रावधान किया गया था? निर्यात शुल्क के जगह पर
निर्यात शुल्क की जगह पर अनुदान, ग्रांट, ग्रांट। अब वित्त आयोग जानते ही है, अनुच्छेद 280 के तहत हमारे संविधान एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। यह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। जो भी आयोग होगा वह अपनी सिफारिश किसको देगा? राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देगा। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 किसको अपनी सिफारिश देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब आगे कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिस पर वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देता है? आइए देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण। केंद्र और राज्यों के बीच जो कराधान की व्यवस्था है उसका निर्धारण कैसे हो, इसी पर हमारा वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। ऐसी प्राप्तियों का, राज्यों के बीच हिस्सों का निर्धारण। इस समय विवाद का मुख्य बिंदु ये है कि कुछ ऐसे कर होते हैं जो केंद्र वसूली करता है और राज्यों में वितरित करता है, तो केंद्र राज्यों को नहीं दे पा रहा है वो जो राज्य का हिस्सा है वो, तो वही कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण होता है और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि 80वें संविधान संशोधन द्वारा जो 10वां वित्त आयोग आया था उसने सिफारिश की थी कि ऐसे कर जो वसूली तो केंद्र करता है लेकिन राज्यों का हिस्सा कितना होना चाहिए? 29%। अब वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। भारत की संचित निधि, आर्थिक अनुदान कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 268। अब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य, अगर राष्ट्रपति वित्तीय संबंध में कोई ऐसा कार्य सौंप दिया है तो उसमें भी क्या करेगा? केंद्र अनुदान देगा, केंद्र देगा पैसा। अब राज्यों के हितों का संरक्षण। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। इतने तरह की चीजें होती हैं। आगे देखिए, केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण। अब केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि को प्रतिभूति या गारंटी देकर ला सकता है। केंद्र सरकार क्या करता है कि भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि को प्रतिभूति या गारंटी देकर ला सकता है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह एक राज्य भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। अगर राज्य प्रतिभूति लेकर धन का आवंटन करता है तो उसमें राज्य का विधानमंडल, और अगर केंद्र तो उसमें संसद। आगे, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। अब दो तरह के, अगर कोई राज्य ऋण ले सकता है, ऋण लेता है तो केंद्र उसमें गारंटी के रूप में गारंटर के रूप में कार्य करता है, या केंद्र स्वयं भी ऋण दे सकता है। आगे, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बिना किसी केंद्र की अनुमति के कहीं से ऋण ले लिया, नहीं, केंद्र उसमें बिचौलिए का मध्यस्थ रहेगा, गारंटर रहेगा, तभी कोई राज्य ऋण ले सकता है। अब आगे देखिए क्या है, अंतर सरकारी उन्मुक्ति। अंतर सरकारी उन्मुक्ति ये क्या होता है? केंद्र सभी परिसंपत्तियों को राज्य से सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होता है।
केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य से सभी प्रकार के छूट, मतलब केंद्र अगर कोई काम कर रहा है तो राज्य उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। राज्यों को भी उनकी परिसंपत्तियों पर केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है, और अगर राज्य भी ऐसा काम करता है तो केंद्र उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह छूट ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े। 1900 भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल में उसी पार्टी की सरकार और स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार, तो वो लोग तो अपना सभी टैक्स ही क्या करे, टैक्स ही ना लागू करे किसी भी परिसंपत्ति पे। लेकिन 1963 में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, छूट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव पड़े। केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां क्या है? 1967 तक केंद्र राज्य व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार रहती थी, इसलिए कोई व्यापक असर नहीं पड़ा। 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई, जिससे केंद्र राज्य संबंध में राजनीतिक उथल पुथल आया और राजनीतिक परिदृश्य में एक नया परिवर्तन आया। केंद्र राज्य संबंध में टकराव और तनाव की स्थिति आ गई। जैसे अभी आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एवं गठबंधन की सरकार है, तो दोनों में तनाव की स्थिति आप पंचायत चुनाव में देख रहे हैं। वही बात कह रहा है कि 1967 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय 9 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, तभी से केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति आ गई। अब केंद्र राज्य संबंधों में तनाव संभाव क्षेत्र कौन से, कैसे, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर हमारा स्टेट और सेंटर आपस में तनाव की स्थिति में रहता है, लड़ता रहता है। देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका ये भी विवाद का बिंदु है केंद्र और राज्य में। राज्यपाल का पार्टीवाद एवं पक्षपात पूर्ण रवैया, ये भी जैसे राम नाईक हो गए, कई बार मंचों से बोल चुके थे कि मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी और ये मतलब उनसे जुड़ी जो चीजें होती, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने हित में पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। राज्य में कानून एवं केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य में कानून एवं केंद्रीय बलों की तैनाती कर देगा। ये भी केंद्रीय बल केंद्र की अनुमति के अनुसार राज्य में आते हैं, तो ये भी एक विवाद का बिंदु है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के चीजें हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। तो वही कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र का जब अतिक्रमण होगा, यह भी एक विवाद का बहुत बड़ा बिंदु है। आगे, केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ है। अब कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक सुधार आयोग हैं, आइए इन पर भी बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MCC तलवार के अधीन एक दल का गठन किया गया, और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इसकी सिफारिश आइए देखते हैं। सिफारिश क्या थी? संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। यही हमारे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई थी। उसमें यह कहा गया था कि अंतर्राज्यीय परिषद, अब जानते ही हैं 6 अंतर्राज्यीय परिषद हैं अभी भारत में, उसका गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति ना हो कि किसी विचारधारा, किसी दल से पहले से ही उससे जुड़ा हो और उसे किसी भी प्रकार का अनुभव ना हो। ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल बनाने में थोड़ी सी नरमी बरती जाए, ऐसे लोगों को न बनाया जाए। वही हमारा प्रशासनिक आयोग कह रहा है कि राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए। राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए ताकि उन पर
केंद्र पर से निर्भरता कम रहे, ज्यादा वित्त आपको मिलेगा तो केंद्र पर निर्भरता ही नहीं रहेगी, कम रहेगी, तो विवाद ऐसे ही कम रहेंगे। उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। अगर हमारा स्टेट यह चाहता है कि हमें केंद्रीय बल की जरूरत है, तब ही वहां पे केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए, अन्यथा की स्थिति में केंद्र ऐसा न करे। अब राजमन्नार समिति की रिपोर्ट क्या आई, इसको भी देखते हैं। 1969 में तमिलनाडु सरकार डीएमके ने डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब उनकी रिपोर्ट क्या थी कि संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, केंद्र और राज्य में दोनों में एकल पार्टी की सरकार होनी चाहिए, केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका, इन सारे चीजों पर संबंध इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी, ये उनके रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु थे। संविधान के विशेष प्रावधान पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, केंद्र वो विशेष शक्तियां जो प्रदान करते हैं और केंद्र और राज्य दोनों में एकल पार्टी की अगर सरकार हो। उसके बाद केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका पर भी इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी। अब इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अंतरराज्यीय परिषद, वही बात ये भी कहा वित्त आयोग को अस्थायी बनाया जाए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक आयोग है, अर्ध न्यायिक आयोग है वित्त आयोग, इसको अस्थायी बनाया जाए। आगे इन्होंने क्या कहा था, राजमन्नार समिति की सिफारिश थी। आगे इन्होंने कहा था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिमंडल के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाए। जो मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद अर्थात राज्य में जो मंत्री बनते हैं, कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और बहुतेरे राज्यों में केवल विधानसभा है। तो जो यहाँ की मंत्री परिषद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत न हो, इन्होंने यह सिफारिश की थी। राज्यों को अवशेषीय शक्तियां प्रदान की जाए। अवशेषीय शक्तियां अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को समाप्त कर दिया जाए। प्रश्न ये पूछता है कि किस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के पद को समाप्त कर दिया जाए। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस मतलब यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है। जो इंडियन आईएफएस होते हैं, भारतीय विदेश सेवा, फॉरेन सर्विस, वो केंद्रीय, वो क्या है, केंद्रीय सेवाएं हैं। यह क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। दोनों में अंतर है, विभेद है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने राजमन्नार की समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया तो इसकी बात ही सब खत्म हो जाती है। अब आया आनंदपुर साहब प्रस्ताव। अब आनंदपुर साहब प्रस्ताव क्या था, इसको भी देखते हैं। 1973 में अकाली दल पंजाब आनंदपुर साहब में हुई बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब के आनंदपुर साहब में एक बैठक हुई जिसमें राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिया गया और इसमें कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देने चाहिए। जो आनंदपुर साहब प्रस्ताव आया था उसमें केवल कहा गया था कि रक्षा, विदेशी और संचार एवं मुद्रा के अलावा जितने सभी विषय हैं वह राज्यों को सौंप देने चाहिए। और यह भी कहा गया कि संविधान को संघीय बनाया और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया जाए। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र आया, उसमें क्या कहा गया ये भी देखते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में एक स्मरण पत्र प्रेरित किया
इस स्मरण पत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे कि संविधान में संघ शब्द की जगह संघीय शब्द रखा जाए। जो संविधान में संघ शब्द है उसके जगह पे संघीय शब्द रखा जाए। यह बंगाल का जो स्मरण पत्र था उसमें लाया गया विचार। केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र रक्षा, विदेश मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक सीमित हो। जो आनंदपुर साहब प्रस्ताव था उसी से मिलता जुलता यह भी प्रस्ताव था। अन्य सभी मामलों में राज्य को शक्ति दी जाए। अनुच्छेद 356, 57 और 60 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। नए राज्यों के निर्माण और पुनर्गठन में राज्य की सहमति अनिवार्य हो। नए राज्यों का पुनर्गठन और निर्माण में संसद की शक्ति है। यह कह रहा है स्मरण पत्र कि जो नए राज्यों का निर्माण हो, पुनर्गठन हो, उसमें राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया जाए। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाए। केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए। केवल केंद्रीय एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए, अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं को इन्होंने मंजूरी नहीं दी। केंद्र ने इस ज्ञापन की मांगों को भी अस्वीकार कर दिया। केंद्र इनको क्या कर दिया कि जाइए, आपकी मांग सही नहीं है, आपको खारिज कर दिया जाता है। अब केंद्र राज्य पर सरकारिया आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, इन्होंने भी अपनी सिफारिश दी। अब इनकी सिफारिशों को पढ़ते हैं। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आर एस सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 4 वर्ष बाद 1987 में पेश की और इनका सार आधिकारिक रूप से जनवरी 1988 में जारी किया गया। अब केंद्र राज्य संबंध क्या है इसको देखते हैं। आयोग ने 247 सिफारिशें दी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे भाई, ये तो देंगे ही अपनी सिफारिश। 247। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। ये तो 2-3 आयोग जो थे, प्रशासनिक सुधार आयोग भी कह दिया, और भी आयोग इसके बारे में कहे थे कि 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का बहुत संभल कर प्रयोग किया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थानों को और अधिक मजबूत बनाया जाए। राष्ट्रपति राज्य के विधेयक को स्वीकृत के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य को बताए। अगर राष्ट्रपति राज्य के विधेयक को स्वीकृत और आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य को बता दें। उसके बाद क्षेत्रीय परिषदों का गठन करना चाहिए। आज भी भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बिना स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति होनी चाहिए। केंद्र को राज्य के बिना स्वीकृति के सैन्य बल की शक्ति की तैनाती हो। कई लोग कहते हैं कि केंद्र की अनुमति से ही, राज्य की अनुमति से ही केंद्रीय बलों को उस राज्य में तैनात किया जाए, लेकिन सरकारिया आयोग ने कहा कि नहीं, बिना राज्य की सहमति के भी केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो कि वह केंद्रीय बलों को किसी राज्य में तैनात कर सके। आगे, राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष के बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाए। जो राज्यपाल का जो पद है उसको 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया जाए, बिना ठोस कारण के उसको परिवर्तित न किया जाए। राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। इन्होंने यह कहा कि राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो शक्तियां हैं उसी प्रकार की रहे। उसके बाद आया पुंछी आयोग। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े हुए जितने आयोग हैं उनको मिलाने के लिए आता है। कब हुआ था? तो पंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए की। उच्चतम न्यायालय के ये भी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, मदन मोहन पंछी नाम था। पुंछी आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इन्होंने भी 310 सिफारिश दे दी। सरकारिया आयोग, इसके सरकार ने जो 247 दिया उससे भी बढ़ के इन्होंने 310 सिफारिशें दी। प्रमुख सिफारिशें जो है उनको हम देखते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों के बीच व्यापक सहमति बने तब यह काम हो। जैसा कि हम जानते हैं कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, राज्य को भी है, और टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। तो इन्होंने पंछी आयोग में सिफारिश दी थी कि जो समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बने उस पर केंद्र और राज्य दोनों की सहमति जरूरी हो। राज्यों को दिए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने की अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, एक असंबद्ध व्यक्ति स्थानीय राजनीति से न जुड़ा हो। मतलब जो राज्यपाल बने, उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल बने वो उत्तर प्रदेश का निवासी न हो और किसी राजनीति से संबंधित न हो। राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित हो। राज्यपाल को हटाने के लिए अब महाभियोग प्रयुक्त हो। अभी राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं। आगे,
अब राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप हो जाने के बाद, मतलब राज्य का जब संवैधानिक तंत्र ठप मतलब ध्वस्त हो जाने पर अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को सर्वोपरि उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए सभी विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रण करना चाहिए। अनुच्छेद 356 की शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक सीमित रहना चाहिए और वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। योजना आयोग तो अब समाप्त हो गया है, योजना आयोग समाप्त हो गया है। इसके जगह पे आ गया है आपका नीति आयोग। वर्ष 2015 से यह अपना कार्य कर रहा है। आज तो यह हमारे केंद्र राज्य संबंधों के बीच की कक्षा रही। आज की यह केंद्र राज्य संबंध 3 कक्षाओं में समाप्त हुए। इसके बाद हम अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। ये अगर आपको कक्षा अच्छी लगी होगी तो कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। नए पाठक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फिर नई कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।